हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 3 रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो कि हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस है। इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर फर्स्ट है वो डिटेल में समझा दिया है और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। अब देखो, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है कि रेजिडेंट होना चाहिए। अब रेजिडेंट कैसे होना चाहिए? जो भी पर्सन है, जो टैक्स पेयर है या जो असेसी है, वो आपका इंडिया में रेजिडेंट होगा तो वो इंडिया में ही टैक्स पे करेगा। समटाइम्स क्या होता है कि एक पर्सन जो है दोनों कंट्रीज के अंदर, यानी इंडिया के अंदर भी या किसी अदर कंट्री में भी सेम टाइम पर रेजिडेंट घोषित किए जाते हैं, तो वो दोनों कंट्रीज के अंदर टैक्स पे करता है। या सम टाइम एक इंडियन भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है और एक फॉरेनर भी रेजिडेंट हो सकता है इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए। वो ईयर वाइज चेक किया जाता है कि किस टाइप से आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा किसी भी पर्सन का या किसी भी असेसी का। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टैक्स जो है वो पे करेगा उस असेसमेंट ईयर के अंदर। An assessee may earn his income in India or outside India which is assessable in India depends on the residential status of an assessee। अब हो सकता है कि जो assessee है वो इंडिया के अंदर भी इनकम को अर्न कर रहा है और साथ ही साथ आउटसाइड इंडिया में भी इनकम को अर्न कर रहा है, तो उस केस में जो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है वही बताएगा कि वो टैक्स कहाँ पर पे करेगा, इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। ठीक है। An Indian may be non-resident or a foreigner may be resident for income tax purposes। इंडियन जो है वो नॉन रेजिडेंट भी घोषित किया जा सकता है और जो फॉरेनर है उसको रेजिडेंट भी घोषित किया जा सकता है इंडिया के अंदर, वो भी इनकम टैक्स पर्पस के लिए। द रेजिडेंट ऑफ अ पर्सन में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जो रेजिडेंट है किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का, वो चेंज होता रहता है हर साल, बट जो सिटीजनशिप होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, वो हर साल चेंज नहीं होती है, बट जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो चेंज होता रहता है। फिर है अ पर्सन में भी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से ज्यादा एक पर्सन जो है रेजिडेंट हो सकता है फॉर द सेम प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो एक पर्सन है जो आधा साल तो रहा इंडिया के अंदर और आधा साल रहा यूरोप के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो दोनों कंट्रीज के लिए रेजिडेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस लायबल फॉर द रेजिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इन इंडिया। कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो लायबल होंगी कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है या रेजिडेंट इन आउटसाइड इंडिया है, तो वो चेक करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स को पढ़ेंगे और उनके रेजिडेंशियल स्टेटस को भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला जो पर्सन था ना, अगर ये दो कंट्री के लिए मान लो रेजिडेंट है, तो वो दोनों कंट्रीज के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू देयर रेजिडेंशियल स्टेटस वो टैक्स पे करेगा दोनों कंट्रीज के अंदर, बोथ कंट्रीज में। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स। रेजिडेंट के क्या क्या टाइप्स हैं? एक तो होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। जो तो रेजिडेंट है, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट का मतलब जो बिल्कुल भी रेजिडेंट नहीं है, वो आउटसाइड ही रहेगा। अब इस रेजिडेंट में भी दो पर्सन्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के क्या टाइप्स हैं? अब देखो यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए इंडिविजुअल्स की और एचयूएफ की जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो सेम रहती है, बट अगर आप फर्म, कंपनी या एओपी और बीआई की बात करें तो उनकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो अलग रहेगी। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन की। यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है उसको हम रेजिडेंट इन इंडिया तब बोलेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर जब वो किसी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन आपको दो दे रखी है, इसमें से किसी भी एक बेसिक कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं। और अगर इसका मैं आगे का भी बता देती हूँ, और अगर ये जो पर्सन है आगे दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट अगर वो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, वन बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखो सबसे पहली बेसिक कंडीशन क्या है? ही हैज़ बिन इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। यानी वो जो पर्सन है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए 182 डेज के लिए या फिर उससे ज़्यादा दिनों के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो है रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर। यानी पिछले 4 सालों के अंदर वो 365 डेज एटलीस्ट होना चाहिए इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के अंदर एटलीस्ट उसने
60 डेज बिताए हों। कहने का मतलब क्या है, एक तो कंडीशन ये है कि वो पूरे 182 डेज ही रहे और उससे ज़्यादा रहे पिछले साल के अंदर, और दूसरा ये है या तो 4 साल 365 डेज रहे और साथ में 60 डेज पिछले साल में भी रहे। देखो, पहली जो बेसिक कंडीशन है वो कहती है कि 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा दिनों के लिए इंडिया के अंदर स्टे होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बेसिक कंडीशन ये कहती है कि आपको एक तो 365 डेज का होना चाहिए स्टे, कितने सालों में, प्रीवियस 4 ईयर्स 4 सालों के अंदर आपका ये जो है 365 डेज का स्टे होना चाहिए, प्लस साथ में 60 डेज का स्टे होना चाहिए आपका पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। ये सेकंड बेसिक कंडीशन है, एक पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब कहलाएगा जब ये वाली जो बेसिक कंडीशन है वो 1 बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और साथ में 2 एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब कहलाएगा जब वो 1 बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, बट जो हमारी दोनों एडिशनल कंडीशन है उसको वो सेटिस्फाई ना कर पाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, एक्सेप्शन टू द अबव रूल ऑफ 60 डेज इन इंडिया, 60 डेज इन इंडिया के लिए क्या क्या ऐसे रूल्स हैं जो पर्सन एक्सेप्ट है, यानी कि जिनके लिए ये रूल आप कर ही नहीं सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए आपको जो है 182 डेज वाला ही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 365 और 60 डेज वाला उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, उनको ऐसी चॉइस ही नहीं दी जाती, सिर्फ एक ही रूल दिया जाता है या एक ही कंडीशन दी जाती है जो हमने फर्स्ट वाली पढ़ी है। ठीक है। अब वो कौन कौन से केसेस हैं या वो कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर नहीं किया जाता है, एक तो इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में और वो मेंबर है क्रू ऑफ इंडियन शिप का, और साथ में वो अपनी पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में उसका जो स्टे होना चाहिए वो 182 डेज या उससे ज़्यादा का होना चाहिए इंडिया के अंदर, वो 60 डेज वाली कंडीशन को यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि आउटसाइड इंडिया एंगेज्ड और एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड ही है, या फिर अपना कोई वेकेशन और अदर काम कर रहा है, और साथ में वो जो पर्सन है वो 60 डेज वाली कंडीशन को नहीं अपना सकता, उसको भी यही करना पड़ेगा, 182 डेज वाली कंडीशन को अपनाना पड़ेगा। और ये इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अ पर्सन इज सेड टू बी एन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ either he or any of his parents or any of his grandparents was born in undivided India। यानी यहाँ पे इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन है, उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया की फैमिली के अंदर बॉर्न हुए थे, तब उस पर्सन को इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। अब इसके आगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो इंडिविजुअल को 2 एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, प्लस साथ में बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, अभी हमने डिस्कस किया था। अब आगे देखो, अब ये है हमारी 2 एडिशनल कंडीशन। सबसे पहली है ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी पिछले 10 सालों के अंदर अंदर वो एटलीस्ट 2 साल में पूरा का पूरा 2 साल, ठीक है, हाजिर होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, स्टे होना चाहिए उसका। दूसरा है ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, या पिछले साल के अंदर 730 डेज का स्टे होना चाहिए, जो रिलीवेंट पीरियड्स चल रहे हैं उसके अंदर 730 डेज का स्टे होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये वो पर्सन होते हैं जिन्होंने बस बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई की होती है, बट दोनों एडिशनल कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस की हैं वो सेटिस्फाई वो लोग नहीं करते हैं। अब नॉन रेजिडेंट क्या है, जो कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जिन्होंने ना तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की ना ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की, उनको नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो आउटसाइड इंडिया ही टैक्स पे करेंगे, इंडिया के अंदर कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे।
इन शॉर्ट है ये, ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर डेफिनेशन लिखने को भी आता है तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो, बट ये बात ध्यान रखना जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है वही सेम टू सेम आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्योंकि इसी तरह से ही लिखा जाता है। इसमें आप एक वर्ड भी इधर उधर मत करना अगर आप थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है। प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, आप नॉर्मल अपना प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करोगे। अगर थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्रॉपर आपको ये एक्सप्लेनेशन याद करनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या है, जो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे, एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे, कोई सी भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और नॉन रेजिडेंट में कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना तो बेसिक ना ही एडिशनल। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो स्टे है 182 डेज का या 60 डेज का, अभी आपको देखना भी पड़ेगा जब क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस, तो ऐसा नहीं है कि स्टे जो है वो स्ट्रेच में ही होना चाहिए, यानी कि लगातार ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन जो है 60 डेज रह गया, फिर बाद में वो महीना भर रह गया, ऐसे बाद में वो बीच में छोड़ के 3-4 महीने रह गया, ठीक है। तो वो स्टे स्ट्रेच में नहीं होना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर आप लगातार रह रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप लगातार नहीं रह पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टे हमेशा जो है 182 डेज का ही होना चाहिए अगर आपको रेजिडेंट इन इंडिया डिक्लेयर करना है तो, ठीक है। द एंटायर स्टे नीड नॉट टू बी एट वंस प्लेस ओनली, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा स्टे एक ही जगह पे करोगे। अगर आपने एक रूम कहीं ले रखा है या एक किसी दूसरी सिटी में रह रहे हो या किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हो, तो ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि एक ही जगह पे आपको स्टे करना पड़ेगा या एक ही स्ट्रेच में स्टे करना पड़ेगा। अगर आप जैसे भी बीच बीच में भी आके रह रहे हो और तब भी आप 182 डेज या वो 60 डेज वाला कंप्लीट कर रहे हो कंडीशन को, तो वो सेटिस्फाई मानी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो रेजिडेंट्स ऑफ HUF है, ठीक है, उसमें क्या है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस देखेंगे इसमें। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स बिजनेस का, वो HUF का होली पूरा का पूरा या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया के अंदर। अगर कोई सा भी ऐसा है कि होली ही सिचुएटेड ही नहीं है इंडिया के अंदर, सारा का सारा बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी में कर्ता जो है वो दोनों एडिशनल कंडीशन जो इंडिविजुअल की है ना वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाया जाएगा HUF। लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की वो जो है दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब सिंपल सा मतलब देखो, ये रहा HUF। अगर ये इंडिया के अंदर अपना बिजनेस रख रहा है, चाहे वो हाफ रख रहा है, ठीक है, या फिर पूरा रख रहा है, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया हो गया, ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट, वो आउटसाइड इंडिया रख रहा है सारा बिजनेस, तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक आता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो हमने एडिशनल कंडीशंस पढ़ी है ना इंडिविजुअल के अंदर अभी, तो वही एडिशनल कंडीशन कर्ता को फुलफिल करनी है। किसको फुलफिल करनी है? कर्ता को सेटिस्फाई करनी है, तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे वो कोई सी भी एडिशनल कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करता तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर कर्ता कोई सी भी एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कंपनी। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस देखेंगे अब कंपनी के अंदर। अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, कंपनी जो है रेजिडेंट इन इंडिया तब मानी जाएगी या तो वो इंडियन कंपनी है या उसका मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट जो अफेयर्स है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। बट वो नॉन रेजिडेंट तब है या तो कंपनी जो है ना तो वो इंडिया के अंदर है, सिचुएटेड ही आउटसाइड इंडिया है, और साथ में उसके जितना भी करंट अफेयर्स, जितना भी अफेयर्स है, जितना भी काम है, मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो सारा का सारा बाहर ही हो रहा है, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। जब वो दोनों ही नहीं मान रही है, नेक्स्ट देखो, दोनों ही कंडीशंस, ये वाली दोनों ही कंडीशंस नहीं मानती है तब। अब यहाँ पे जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली जो कंडीशन है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं कंपनी इसके अंदर। अब इसमें आगे है फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यहाँ पे अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में बात की गई है। अब देखो कि अगर कोई भी कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है इनके अफेयर्स का वो होली या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी। और अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है आउटसाइड इंडिया है सिचुएटेड, तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी,
ठीक है। अब इसके आगे जो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और साथ में आगे का जो भी टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।